वो वक्फ दूसरा था, ये वक्फ दूसरा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कम से कम ये तो कहा ही जा सकता है, शिप और थीसियस जैसा कुछ चल रहा है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने मोदी सरकार के वक्फ संशोधन कानून को रद्द नहीं किया, लेकिन कुछ अहम प्रावधानों पर रोक लगा दी है। वक्फ बोर्ड्स में गैर मुस्लिमों की एंट्री, कलेक्टर की ताकत और प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होने का सबूत। कोर्ट ने इन प्रावधानों पर क्या कहा, क्या तय किया, क्या तर्क दिए, वक्फ बाय यूजर और वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन पर क्या कहते हुए रोक नहीं लगाई। आज के शो में इस पर विस्तार से बात करेंगे और ये भी कि फैसले पर दोनों पक्षों की प्रतिक्रिया क्या आई, किसकी जीत किसकी हार के तौर पर इसकी व्याख्या की जा रही है। और इन सब से दूर एक संतुलन का मैदान है जहां हर किसी को कुछ ना कुछ दिया भी गया है। चर्चा इस बात पर भी करेंगे कि उस मैदान से आगे का रास्ता क्या है। इससे इतर राजधानी दिल्ली में हुए एक हाई प्रोफाइल एक्सीडेंट की भी चर्चा होगी। एक बड़े सरकारी अधिकारी की मौत पर क्यों सवाल उठे, पीड़ितों को समय पर सही जगह क्यों नहीं एडमिट करवाया गया और आगे का कानूनी एक्शन क्या है। इन सबसे इतर खोज खबर लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के दौरों की। पश्चिम बंगाल और बिहार के दौरे, प्रधानमंत्री ने क्या ऐलान किए और राहुल गांधी ने बाढ़ प्रभावित पंजाब में पहुंचकर दो सरकारों से क्या मांगा। एशिया कप में भारत पाकिस्तान मैच के बाद बढ़ते विवाद की भी चर्चा होगी। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। वक्त की बात है और वक्फ की भी। विवादों से घिरे वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है। फैसला जो आखिरी नहीं है, लेकिन तमाम बहसों और दलीलों पर कुछ ठोस बातें करता दिख रहा है। सरकार की दलील थी कि अगर ये कानून रद्द किया जाता है तो इसका मतलब होगा कि न्यायपालिका ने कार्यपालिका के कामकाज में दखल दिया। दूसरी तरफ कानून के विरोधियों का तर्क था कि सरकार की नज़र अल्पसंख्यकों की संपत्तियों पर है और ये पूरा कानून ही असंवैधानिक है। ऐसे में देश की सर्वोच्च अदालत ने दोनों पक्षों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की है। कैसे, विस्तार से समझते हैं। सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई और जस्टिस ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह की बेंच ने 15 सितंबर की सुबह फैसला सुनाया। सबसे पहले कहा, हम पूरे कानून की संवैधानिकता पर फैसला नहीं सुना रहे। हमारे पास इस कानून पर रोक लगाने का अधिकार नहीं है और ये अंतिम फैसला भी नहीं है। चूंकि अंतिम फैसला नहीं है, इसलिए कानून के कुछ प्रावधानों पर रोक लगा रहे हैं। ये प्रावधान कौन से हैं? धारा 3(1) की R उपशाखा। मोदी सरकार ने प्रावधान किया था कि वक्फ बनाने के लिए किसी शख्स का कम से कम 5 साल से प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना जरूरी है। कोर्ट ने कहा, जब तक इस बारे में स्पष्ट नियम नहीं बन जाते तब तक इस प्रावधान पर रोक लगी रहेगी। बिना किसी मैकेनिज्म इस प्रावधान को लागू करना मनमाना हो जाएगा। फिर धारा 3 का C खंड था, जिसमें है कि कोई घोषित वक्फ संपत्ति सरकार की संपत्ति है या नहीं, ये तय करने का अधिकार जिलाधिकारी को, कलेक्टर को दिया गया था। संशोधन में प्रावधान किया गया कि अगर जिलाधिकारी किसी संपत्ति की जांच कर रहा है तो उसका वक्फ स्टेटस छिन जाएगा। साथ ही जिलाधिकारी को रेवेन्यू रिकॉर्ड भी बदलने होंगे। लेकिन अब कोर्ट ने कहा कि जिलाधिकारी को यह अधिकार नहीं दिया जा सकता। ये सेपरेशन ऑफ पावर के सिद्धांत का उल्लंघन होगा। कोर्ट ने कहा, विवादित संपत्ति का मालिकाना हक तय करने का अधिकार वक्फ ट्राइब्यूनल्स और हाई कोर्ट्स के पास होगा। गैर मुस्लिमों की एंट्री पर भी बात हुई। मोदी सरकार ने वक्फ संपत्ति मैनेजमेंट को प्रशासनिक मसला बताया था और बार बार ये दलील दी थी कि वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को शामिल किया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा, सेंट्रल वक्फ बोर्ड के 20 सदस्यों में ज़्यादा से ज़्यादा 4 सदस्य गैर मुस्लिम हो सकते हैं और राज्य वक्फ बोर्ड के 11 सदस्यों में अधिकतम 3 गैर मुस्लिम सदस्य शामिल किए जा सकते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि ये कोशिश होनी चाहिए कि वक्फ बोर्ड का CEO मुस्लिम ही हो। इन सबसे इतर कोर्ट ने 2 और बड़े बिंदुओं पर भी विचार किया। मसलन वक्फ प्रॉपर्टी के रजिस्ट्रेशन पर कोर्ट ने रोक नहीं लगाई और कहा 1995 से लेकर 2013 तक रजिस्ट्रेशन जरूरी था। 13 में से हटाया गया, इसलिए रजिस्ट्रेशन में कुछ भी नया नहीं। दूसरा बिंदु वक्फ बाय यूजर का, यानी ऐसी संपत्तियां जिनके कागजात उपलब्ध नहीं लेकिन उन्हें इस आधार पर वक्फ संपत्ति बताया जाता है क्योंकि बरसों से इसका इस्तेमाल उसी तरह हो रहा। मोदी सरकार ने संशोधित कानून में वक्फ बाय यूजर के प्रावधान को खत्म कर दिया। कोर्ट ने इससे सहमति जताई है। ये थी कोर्ट के फैसले की बड़ी बातें। अब रिएक्शंस पहले सुनते हैं सत्ता पक्ष को, जिसके नेताओं ने बार बार जोर दिया कोर्ट ने कानून को निरस्त नहीं किया, मतलब ये संवैधानिक सिद्धांतों पर खरा उतरा है। इस पक्ष ने यह भी कहा कि कोर्ट की तरफ से जिन प्रावधानों पर रोक लगाई गई, सरकार उन पर विचार करेगी और बेहतर विकल्प पेश करेगी। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से मैं संतुष्ट हूं
और क्योंकि देश का सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट से जब कोई भी निर्णय आता है तो उसका प्रभाव होता है, और एक तरीके से पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का जो डिसीजन है उसको कायम रखा। एक जो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम का जो मामला है उसको हम लोग देखेंगे, रूल्स में भी क्या उसका रखना है। जजमेंट का स्पिरिट और जो पूरा संपूर्ण ऑर्डर का भाव को मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे लिए, देश के लिए बहुत अच्छा जजमेंट आया। आज सुप्रीम कोर्ट ने उस अमेंडमेंट एक्ट जो है उसको, जिसको एक लेजिस्लेचर्स के द्वारा, उस विधायिका के द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में 14 घंटे डिस्कशंस के बाद और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में 6 महीने इस पे काफी डिटेल डिस्कशन सभी दल के सांसदों के साथ और देश के स्टेक होल्डर्स के साथ हुआ था। तो इससे साफ है कि जो कानून पारित हुआ वो कानून वैध है। अब उसके कुछ प्रोविजंस पे जो स्टे किया है उस पे निश्चित तौर से सरकार उस पे विचार करेगी। जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले उसके आलेख पे उस पे कार्रवाई करेगी। वहीं विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया और ये भी कहा कि उम्मीद और ज्यादा की थी। ऐसी आशा है कि आखिरी फैसले में रही सही कसर पूरी हो जाएगी। ये तो पार्लियामेंट में हम लोग अपना पक्ष यही रख रहे थे कि वक्फ में हस्तक्षेप न करे सरकार। हमें उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट और न्याय देगा और न्याय मिलेगा। हम कह रहे थे कि ये टारगेटेड लेजिस्लेशन है, ये अनफेयर लेजिस्लेशन है, ये समाज में भेदभाव क्रिएट करने के लिए, दंगा और टेंशन पैदा करने के लिए उन्होंने इसमें कुछ प्रावधान डाले थे। खासकर मैं जो कलेक्टर वाला कह रहा था, कलेक्टर के प्रावधान, ऐसा प्रावधान ये बनाए थे, कलेक्टर के पास कोई जाके एप्लीकेशन भी दे दे तो वक्फ नहीं माना जाए। मेरी राय में, मेरी पार्टी की राय में यह है कि ये जो इंटरिम ऑर्डर आया है, इससे जो कानून मोदी सरकार ने बनाया है, मोदी गवर्नमेंट ने बनाया है, एनडीए ने बनाया है, इससे वक्फ प्रॉपर्टीज का तहफ्फुज नहीं होगा, प्रोटेक्शन नहीं होगा और एंक्रोचर्स को रिवॉर्ड किया जाएगा। वक्फ प्रॉपर्टीज में कोई डेवलपमेंट नहीं आएगा। तो इसीलिए हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जल्द से जल्द एक फाइनल डिसीजन लेने के लिए जो भी जरूरी इक़दाम करना है वो सुप्रीम कोर्ट करे। तो आज जो ये राहत मिली है, ये जुल्म और इंसाफ के बीच की जो संघर्ष था, उसमें जुल्म को थोड़ी शिकस्त मिली है। नंबर 1। नंबर 2, चाहे वक्फ बाय यूजर का मामला हो, एडमिनिस्ट्रेटिव हेजिमनी का मामला हो, प्रभुत्व का, या 5 साल जो वो एक चीजें जोड़ दी गई थी, या ओवरऑल कि किसी समुदाय के उनके आंतरिक जो उनका नियंत्रण होना चाहिए उसको लेकर के जो एक डिस्क्रिमिनेशन की भावना थी, उन सबको सेट असाइड किया गया है। अब बात यह है कि फैसले की मुख्य बातों और इस पर आई प्रतिक्रियाओं के मद्देनजर इसे कैसे देखा जाए, कौन जीता कौन हारा, इन सवालों का जवाब तलाशने के लिए हमें एक रिकैप करना होगा। समझनी होंगी दोनों पक्षों की दलीलें जो संसद में भी दी गई और अदालत में भी। पर पहले एक शॉर्ट समरी, फिर दलीलें। आपको पता ही है कि नरेंद्र मोदी सरकार साल 2024 में वक्फ संशोधन कानून लाई। विपक्ष ने विरोध किया। एलजेपी, जेडीयू और टीडीपी जैसे सहयोगी दलों ने भी कुछ आपत्तियां जताई। नतीजा, मसौदा पहुंचा संसद की स्थायी समिति के पास, जिसकी अध्यक्षता की बीजेपी के वरिष्ठ सांसद जगदम्बिका पाल ने। संसदीय समिति की बैठकों के दौरान भी विवाद सामने आए। विपक्ष ने आरोप लगाया कि उनके सुझावों को शामिल नहीं किया गया। विवाद होते होते बरस बीता और बजट सत्र में संशोधित विधेयक संसद में पेश किया गया, जहां 2 अप्रैल को ये लोकसभा में पारित हुआ और 3 अप्रैल को राज्यसभा में। इस दौरान तीखी बहस हुई। हालांकि सरकार के पास बहुमत था, ऐसे में बिल पारित होने में कोई दिक्कत नहीं आई। अब इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। 5 अप्रैल 2025 से ये टाइमलाइन शुरू होती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिल को मंजूरी दी और ये बन गया कानून। कानून बनते ही देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हुए, कुछ जगह हिंसा भी हुई। सड़कों से होते हुए कानून अदालत के रास्ते भी पहुंचा। विरोध में 100 से ज्यादा याचिकाएं, ज्यादातर विपक्षी पार्टियों और मुस्लिम संगठनों की तरफ से। 16 अप्रैल को एक बड़ी सुनवाई हुई। तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने कई अहम टिप्पणियां की। केंद्र सरकार से पूछा कि क्या हिंदू समुदाय के धार्मिक ट्रस्ट में गैर हिंदुओं को शामिल किया जा सकता है। अगले दिन यानी 17 अप्रैल को केंद्र सरकार ने कुछ आश्वासन दिए और कहा गैर मुस्लिमों की नियुक्ति वक्फ काउंसिल और वक्फ बोर्ड में नहीं की जाएगी, और ये भी कि जो वक्फ संपत्तियां फिलहाल नोटिफाइड हैं उनके स्टेटस में कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। मई महीने की शुरुआत में तत्कालीन सीजेआई संजीव खन्ना रिटायर हुए। फिर सुनवाई की सीजेआई बी आर गवई और जस्टिस ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह की बेंच ने
20, 21 और 22 मई की मैराथन सुनवाई के बाद इन्होंने फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस दौरान दोनों पक्षों की तरफ से जो दलीलें दी गई, अब उनको सुनते हैं। विरोधियों की दलील, नया वक्फ कानून वक्फ संपत्तियों को हड़पने का कुत्सित प्रयास है। ये मुस्लिम समुदाय के धार्मिक अधिकारों को कुचलने के लिए लाया गया है। अगर मुस्लिम समुदाय से उसकी धर्मार्थ संपत्तियों और उन्हें मैनेज करने का हक छीन लिया जाएगा तो ये भारत के धर्मनिरपेक्ष ढांचे पर हमले के बराबर होगा। कलेक्टर को संपत्ति का स्टेटस तय करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता क्योंकि वो तो सरकार का आदमी है। वक्फ बाय यूजर वो संपत्तियां हैं जो बरसों से चली आ रही हैं और उनमें से ज्यादातर का रजिस्ट्रेशन मौजूद नहीं है। जैसे इन संपत्तियों पर जिला कलेक्टर कोई फैसला लेगा, चुनौती देने वालों के पास कोई कानूनी विकल्प नहीं बचेगा, जो कि सरासर अन्याय है। ये विरोधी पक्ष की दलीलें थी। अब सरकार की दलीलें सुनते हैं। वक्फ इस्लाम का मूल हिस्सा नहीं है। वक्फ संपत्तियों का मैनेजमेंट प्रशासनिक मसला है। सरकार को ये देखने का अधिकार है कि किसी सरकारी संपत्ति पर कब्जा तो नहीं हुआ। ऐसी बहुत सारी शिकायतें आई जिसमें वक्फ संपत्तियों का दुरुपयोग किया गया है। संपत्तियों का सर्वे करने के लिए अधिकारी को एब्सोल्यूट पावर नहीं दी गई है। इसे ट्राइब्यूनल और हाईकोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि सरकार सदियों पुराने कागजात मांग रही है, जबकि 1923 के कानून के तहत मामूली जानकारियां ही मांगी जा रही है। सरकार ने यह भी ध्यान दिलाया कि नए कानून में मुस्लिम समुदाय की महिलाओं को भी अधिकार दिए गए हैं। वहीं अलग अलग समुदायों के लिए अलग अलग बोर्ड बनाने का भी प्रावधान है। मसलन शिया, बोहरा और आगा खानियों के लिए अलग बोर्ड। अब आपको समझ में आ गया, दोनों पक्षों की कुछ दलीलें मानी गई और कुछ नहीं, पर कुछ बारीक बातें और भी हैं। मसलन विपक्षियों की कोशिश थी कि वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों की एंट्री ना हो पाए। कोर्ट ने पूरी तरह से ये दलील नहीं मानी, पर संख्या निर्धारित करके ये जरूर सुनिश्चित किया कि बोर्ड में गैर मुस्लिमों का बहुमत ना हो पाए। कोर्ट ने माना कि संरक्षित स्मारकों और क्षेत्रों को वक्फ की संपत्ति घोषित नहीं किया जा सकता। इसी तरह ट्राइबल लैंड को भी वक्फ की संपत्ति घोषित नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने यह भी माना कि अगर वक्फ संपत्ति 6 महीने के भीतर रजिस्टर नहीं होती तो उस पर कानूनी अधिकार लागू नहीं किए जा सकते। और यह भी कि वक्फ से जुड़े दावों पर लिमिटेशन एक्ट लागू होगा, यानी बरसों बाद कोई वक्फ बोर्ड कानूनी तौर पर यह दावा नहीं कर पाएगा कि किसी विवादित संपत्ति पर उसका हक है। ये था कुल जमा हिसाब। एक विवादित मसले पर आए फैसले की बारीकी आपने समझी, पर यह आखिरी फैसला नहीं है। सारे डेवलपमेंट पर हमारी नज़र बनी रहेगी। सरल, स्पष्ट और सरस भाषा में आप तक हम ये बात पहुंचाते रहेंगे। अब दूसरी बड़ी खबर का जिक्र करते हैं। बात केंद्र सरकार के एक अधिकारी की सड़क हादसे में हुई मौत की। पहले घटनाक्रम जानते हैं, फिर इससे उपजे सवालों को परखेंगे। 14 सितंबर रविवार यानी छुट्टी का दिन, वित्त मंत्रालय में डिप्टी सेक्रेटरी के पद पर काम करने वाले 57 साल के नवजोत सिंह और उनकी पत्नी संदीप कौर बाइक से घर जा रहे थे। इसके पहले दोनों ने कर्नाटक भवन में लंच किया था और बंगला साहब गुरुद्वारा भी गए थे। वहां से बाइक पर पश्चिम दिल्ली के हरिनगर स्थित घर की तरफ बढ़ रहे थे। दोपहर के करीब 1:15 पर उनकी गाड़ी रिंग रोड पर धौला कुआं की मेट्रो पिलर नंबर 67 के पास पहुंची। अचानक एक तेज रफ्तार BMW ने बाइक को टक्कर मारी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक डिवाइडर से टकराई और फिर बाईं ओर चल रही एक बस से जा भिड़ी। नवजोत और उनकी पत्नी दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। उनके चेहरे और पैरों पर चोट आई। संदीप के बाजुओं में भी कई फ्रैक्चर हुए और सिर में चोट लगी। BMW की स्टीयरिंग गुरुग्राम रहने वाली गगनप्रीत के हाथ में थी। साथ में उनके पति परीक्षित और 2 बच्चे थे। हादसे में गगनदीप और उनके पति को भी चोट आई। सड़क पर नवजोत और उनकी पत्नी एक किनारे पड़े थे। चश्मदीदों के मुताबिक लोग वीडियो बना रहे थे लेकिन मदद के लिए सामने नहीं आ रहे थे। इसी दौरान दूसरी तरफ से वैन से आ रहे गुलफाम ने गाड़ी रोकी। सभी घायलों को वैन में बिठाकर करीब 17 किलोमीटर दूर GTB नगर के न्यू लाइफ हॉस्पिटल ले गए। सर, मैं धौला कुआं की साइड से आ रहा था तो मैंने देखा एक गाड़ी उल्टी पड़ी है, एक्सीडेंट हो गया है। तो मैं इस करके मैंने हेल्पिंग के थ्रू उनको दोनों को अपनी गाड़ी में बैठाया और मैं हॉस्पिटल की तरफ रवाना हुआ। गाड़ी में कितने लोग थे आपके? 2 वो थे जिनके लगे थे और एक लेडीज़ थी जो आगे बैठी थी। ये न्यू लाइफ करके हॉस्पिटल बता रहे थे और वो बता रहे थे कि आज़ादपुर की साइड जाना है। हॉस्पिटल पहुंचने तक नवजोत की मौत हो चुकी थी। वहीं गंभीर रूप से घायल उनकी पत्नी संदीप का इलाज शुरू हुआ। लेकिन यहाँ सवाल ये पूछा जा रहा है कि पास किसी हॉस्पिटल के बजाय इतनी दूर क्यों ले जाया गया। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक संदीप ने FIR में बताया कि उन्होंने गगनप्रीत से बार बार पास के अस्पताल ले जाने की गुहार लगाई, लेकिन उन्होंने जानबूझकर दूर एक छोटे हॉस्पिटल में एडमिट कराया जहां उन्हें देर तक स्ट्रेचर पर रखा गया। रिपोर्ट में पुलिस के हवाले से लिखा गया कि हॉस्पिटल का मालिक गगनप्रीत का जानने वाला था। कोविड महामारी के दौरान उनके घर वाले इलाज के लिए इसी हॉस्पिटल में गए थे। इसके अलावा गगनप्रीत का मायका भी उसी इलाके में है। पुलिस ने घटना के बारे में जानकारी दी, सुनते हैं। इसमें जो हमारा मेन एक्यूज है इस केस के अंदर गगनप्रीत जो है उनको अरेस्ट कर लिया गया है। उनका मेडिकल करा के उनको ऑनरेबल कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करा जाएगा। जो तफ्तीश हमने करी उसमें 2-3 मेन इश्यूज थे कि क्या हुआ जिसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ, क्या कुछ नेग्लिजेंस था, उन सब एरियाज पे काम किया गया, क्या ड्रंक एंड ड्राइविंग केस था तो उसमें टॉक्सिकोलॉजी के लिए रिपोर्ट के लिए हमने फॉरवर्ड कर दिया है।
और जो लेडी थी उनसे भी पूछा गया कि आपका क्या रीज़न रहा कि किस लिए आप उनको लेके गए हैं हॉस्पिटल तक, जो कि 20 किलोमीटर दूर है, जिस पे उनका जवाब ये था कि कोविड टाइम के अंदर उनकी फैमिली को बचाने वाला, एडमिट करने वाला यही हॉस्पिटल था। और जब वो शॉक से रिकवर करी, उन्होंने देखा कि उनकी बेटी भी खून में है, उनके हस्बैंड को भी इंजरी हो रखी है। तो उस पॉइंट पे जो विक्टिम्स हैं वो भी कहीं ना कहीं मेजर इंजरीज की हालत में थे, तो उनको ज़्यादा कुछ दिमाग में नहीं आया और उन्होंने बस जो टैक्सी थी उसके ड्राइवर को इमीडिएटली बोला कि वहाँ पे एक हॉस्पिटल है जीटीबी नगर में, हम इनको वहाँ पे ले चलते हैं सो दैट कि उनको फर्स्ट एड दे दिया जाए। गगनप्रीत और उनके पति का इलाज इसी अस्पताल में चल रहा है, जबकि संदीप को बाद में उनके बेटे और रिश्तेदारों ने वेंकटेश्वर अस्पताल में भर्ती करवाया। नवजोत के बेटे का भी बयान आया, बोले घटनाक्रम को देखते हुए मर्डर केस लग रहा है। हाँ, वो मुझे भी नहीं समझ आया कि इतना दूर धौला कुआं जहाँ एक्सीडेंट हुआ उसके आसपास इतने अच्छे बड़े हॉस्पिटल्स हैं एंड ये 20 किलोमीटर दूर कोई अजीब से नर्सिंग होम में ले गए जहाँ मेरी मम्मी को बाहर लॉबी में ट्रीट कर रहे थे। वो मेरे पापा बाय द टाइम उनको हम लेके गए मॉर्चरी में, देयर वर फ्लाइज ऑन हिम। जब वो लेके जाया जा रहा था उनको हॉस्पिटल, मेरी मम्मी को बीच में होश आया था तो उन्होंने बताया कि उन्होंने देखा कि वो पैसेंजर सीट में बैठी हुई है एंड वो इको या ओमनी टाइप की गाड़ी थी, बाहर उसके पोर्टर लिखा हुआ था, ये सिक्योरिटी गार्ड ने बताया हमको। एंड मेरे पापा पीछे जो डिलीवरी वाला एरिया होता है वहाँ लेटे हुए थे, वो भी अनकॉन्शियस थे। मम्मी ने बोला उसको कि हमको ये हॉस्पिटल में ले जाओ, ये अच्छा वो पता है मम्मी को, बट वो फिर भी उधर ही ले गए। सो द कोलिजन might have been an accident, but the events that transpired after were definitely a murder. दिल्ली पुलिस ने गगनप्रीत को गैर इरादतन हत्या और सबूत मिटाने की कोशिश के आरोप में गिरफ्तार किया है। रिपोर्ट के मुताबिक उनके खिलाफ BNSS की धारा 281 यानी लापरवाह ड्राइविंग, 125B जीवन को खतरा, 105 गैर इरादतन हत्या और 238 साक्ष्य नष्ट करने का प्रयास लगाई गई है। पुलिस के मुताबिक BMW गगनप्रीत के पति परीक्षित के नाम रजिस्टर है, जो चमड़े से बने सामान का बिजनेस करते हैं। गवाहों के बयान दिए जा रहे हैं और CCTV फुटेज भी खंगाली जा रही है। मामले की जांच पर जो भी अपडेट होंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। अब शो में सुर्खियों की बारी। पहली सुर्खी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के दौरों से जुड़ी है। पहले बात पीएम मोदी की, जिन्होंने आज यानी 15 सितंबर को 2 राज्यों पश्चिम बंगाल और बिहार का दौरा किया। पीएम सुबह करीब 9:30 बजे कोलकाता पहुंचे। यहां वे आर्मी के ईस्टर्न कमांड के मुख्यालय फोर्ट विलियम गए, जहां उन्होंने 16वें संयुक्त कमांडर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया। कार्यक्रम 15 से 17 सितंबर तक चलेगा। पीएम के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, NSA अजीत डोभाल और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान भी मौजूद थे। सम्मेलन में राष्ट्रीय सुरक्षा, मॉडर्नाइजेशन और ज्वाइंट ऑपरेशंस पर चर्चा हुई। पीएम बोले, आत्मनिर्भर भारत की दिशा में सशक्त सेना हमारी प्राथमिकता है। इसके बाद प्रधानमंत्री ने कोलकाता मेट्रो के नए सेक्शन का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने खुद मेट्रो राइड ली, साथ ही 5200 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया, जिसमें पूना एक्सप्रेसवे भी शामिल है, जो हावड़ा कोलकाता को ग्रामीण इलाकों से जोड़ेगा। ट्रैफिक कम, व्यापार ज्यादा। 1 महीने के भीतर पीएम का ये दूसरा बंगाल दौरा है। इसके बाद प्रधानमंत्री बिहार के पूर्णिया पहुंचे। यहाँ पूर्णिया एयरपोर्ट के अस्थायी टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया गया। पटना, गया और दरभंगा के बाद पूर्णिया बिहार का चौथा एयरपोर्ट बन गया है, जहाँ से लोग देश के दूसरे हिस्सों में उड़ान भर सकेंगे। फिलहाल यहाँ से कोलकाता और अहमदाबाद के लिए डायरेक्ट फ्लाइट मिलेगी। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि पूर्णिया के इस एयरपोर्ट का उद्घाटन जल्दबाजी में किया गया है, चुनाव को देखते हुए। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी के संवाददाता पुष्यमित्र। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्णिया में आज जिस टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन किया वो स्थायी परमानेंट टर्मिनल बिल्डिंग नहीं है, वो पोर्टेबल टर्मिनल बिल्डिंग है। जो स्थायी टर्मिनल बिल्डिंग वहाँ बनना है उसकी जमीन तो अधिग्रहित हो गई है, लेकिन जैसा बताया जाता है कि कुछ तकनीकी वजहों से उसका जो आज शिलान्यास होना था वो नहीं हो पाया है, उसमें अभी काफी समय लगेगा। एक तो दिक्कत ये है। दूसरी दिक्कत ये है कि अभी पूर्णिया से सिर्फ 2 उड़ान शुरू हुई है, एक अहमदाबाद के लिए और दूसरा कोलकाता के लिए, और आगे कोई और उड़ान शुरू होगी इसकी संभावना फिलहाल कम है। कुछ कनेक्टिंग फ्लाइट्स जरूर हैं जो 11-12 घंटे में कहीं पहुंचाते हैं और उसका किराया भी अधिक है। तो जो लोग वहां आंदोलन कर रहे थे एयरपोर्ट को लेकर, उनका कहना है कि अगर 10 साल के इंतजार के बाद हमें दिल्ली जाने के लिए 11 घंटे लगेंगे और 16,000 रुपये किराया देना पड़ेगा, तो ये ठीक बात नहीं है। एक तो ये दिक्कत है। तीसरी दिक्कत है कि वहाँ जिन लोगों ने जमीन अपने एयरपोर्ट के लिए दी है उनको एक मुआवजा नहीं मिला है, वो कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं और उन पर दलित एट्रोसिटी एक्ट
के तहत मुकदमा भी ला दिया गया है, क्योंकि वो विरोध कर रहे थे इस भूमि अधिग्रहण का। तो वो भी एक दिक्कत है। चौथी जो बड़ी दिक्कत जो इस पूरे इलाके में एयरपोर्ट में होती है वो है हादसे के समय में फ्लाइट का उतरना और उड़ान भरना मुश्किल हो जाता है। उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंटल लैंडिंग सिस्टम लगता है, जिसमें कैट 1 कैट 2 लाइट लगती है। वो पूर्णिया में भी नहीं लगा है, जो दरभंगा में भी नहीं लगा था, जिसके कारण काफी दिक्कतें होती थी। तो वो लाइट जब तक नहीं लगेगा तब तक हादसे के समय में यहाँ उड़ान भरना और उतरना मुश्किल रहेगा। तो इससे तरह प्रधानमंत्री ने बिहार में कुल 36,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट्स को हरी झंडी दिखाई। एक जनसभा को भी संबोधित किया, जिसमें विपक्ष पर निशाना साधा। घुसपैठ के समर्थन में कांग्रेस आरजेडी वाले जो विषय उछाल रहे हैं, बिहार और देश की जनता उन्हें बहुत करारा जवाब देने जा रही है। साथियों, कांग्रेस और आरजेडी बीते 2 दशक से बिहार की सत्ता से बाहर है और निसंदेह इसमें सबसे बड़ी भूमिका बिहार की मेरी माताओं बहनों की है। मैं बिहार की माताओं बहनों को विशेष प्रणाम करता हूं। आज आरजेडी के दौर में खुलेआम हत्या, बलात्कार और फिरौती जैसे अपराधों की सबसे बड़ी भुक्तभोगी बिहार की मेरी माताएं बहनें, यहां की महिलाएं थी। डबल इंजन सरकार में वही महिलाएं लखपति दीदी और डोन दीदी बन रही है। अब बात नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के दौरे की। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आज पंजाब के दौरे पर थे। पंजाब बीते कुछ हफ्तों से बाढ़ से जूझ रहा है। राज्य के सभी जिले प्रभावित हैं। 9 सितंबर को पीएम ने दौरा किया था। उसके बाद से भाजपा नेता पूछ रहे थे कि राहुल कब आएंगे। पंजाब पहुंचे राहुल गांधी ने अमृतसर और गुरदासपुर में अलग अलग जगहों पर बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की। बताया गया कि सुरक्षा कारणों के चलते वो पाक बॉर्डर से सटे गांव में नहीं गए। दौरे के बाद उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि बाढ़ ने पंजाब में भारी तबाही मचाई। राज्य और केंद्र सरकार दोनों हर हाल में सुनिश्चित करें कि राहत पैकेज और मुआवजा बिना देरी पीड़ित के हाथ तक पहुंचे, जिन्हें इस वक्त इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। अगली सुर्खी, बात सुप्रीम कोर्ट में बिहार एसआईआर को लेकर हुई सुनवाई की। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची की बेंच ने एसआईआर के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई की। याचिकाकर्ताओं की तरफ से कहा गया कि चुनाव आयोग प्रक्रिया का पालन नहीं कर रहा है, नियमों की अनदेखी हो रही। मांग की गई कि एसआईआर रद्द हो या कम से कम 30 सितंबर को जारी होने वाली अंतिम लिस्ट से पहले सुनवाई हो। याचिकाकर्ताओं की तरफ से पेश हुए सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण, उन्होंने कहा ये मताधिकार छीनने की कोशिश है, खासकर अल्पसंख्यकों और गरीबों का। इस पर कोर्ट ने चुनाव आयोग पर भरोसा जताया, लेकिन शर्त के साथ। बेंच ने कहा हम ये मानकर चलेंगे कि आयोग अपनी जिम्मेदारियों को जानता है, लेकिन अगर कोई गड़बड़ी हो रही है तो हम इसको देखेंगे। अगर एसआईआर में कोई संवैधानिक उल्लंघन या अवैधता पाई गई तो पूरी प्रक्रिया को रद्द किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा बिहार एसआईआर पर जो अंतिम फैसला होगा वो पूरे देश पर लागू होगा। मामले पर 7 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी। अब बात एशिया कप में और चल रहे घमासान की। तमाम विरोधों के बाद 14 सितंबर को भारत पाकिस्तान के बीच मैच हुआ। पाकिस्तान की टीम को देखते हुए एज एक्सपेक्टेड भारत ने उसे 7 विकेट से धो डाला। बाइकआउट करते हुए लोगों ने कहा था मैच की हाईलाइट तक नहीं देखेंगे, देखने लायक थी भी नहीं ज़्यादा। मैच से इतर कई खबरें आई, जैसे टॉस के दौरान या मैच के बाद किसी भारतीय खिलाड़ी ने पाकिस्तानी खिलाड़ी से हाथ नहीं मिलाया। मैच खत्म होने पर भारतीय टीम ड्रेसिंग रूम चली गई, जबकि पाकिस्तानी खिलाड़ी लाइन में खड़े रहे। करारी हार के बाद टीम इंडिया के नो हैंडशेक को पाकिस्तानी टीम अपनी बेइज्जती की तरह मान रही। उन्होंने इसे खेल भावना के खिलाफ बताते हुए एशियन क्रिकेट काउंसिल में ऑफिशियल कंप्लेंट भी दर्ज कराई। पाकिस्तान टीम के निशाने पर अब मैच रेफरी एंडी बाइक्रॉफ्ट भी हैं। टीम के मैनेजर नवीद अकरम चीमा ने मैच रेफरी को इसे लेकर कंप्लेंट सौंपी। पीसीबी ने एक बयान भी जारी किया। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक पीसीबी ने कहा मैच रेफरी ने टॉस के दौरान सलमान आगा को भारतीय कप्तान से हाथ न मिलाने की सलाह दी थी, लेकिन मैच खत्म होने के बाद ऐसा निर्देश नहीं था। पीसीबी ने रेफरी एंडी को टूर्नामेंट से हटाने की मांग की। कुछ रिपोर्ट में कहा गया कि पीसीबी ने टूर्नामेंट से हटने की धमकी भी दी अगर बाइक्रॉफ्ट ना हटे। एंडी बाइक्रॉफ्ट जिम्बाब्वे के पूर्व इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं। उन्होंने 693 मैचों में इस तरह के ऑफिशियल्स की यानी रेफरी की भूमिका निभाई है। वे आईसीसी के मान्यता प्राप्त मैच रेफरी और एशिया कप 2025 में भारत पाकिस्तान मैच के लिए नियुक्त थे। एक अपडेट और आया, हैंडशेक विवाद के बाद पीसीबी ने अपने ऑपरेशन हेड को भी निलंबित कर दिया है। अगली सुर्खी व्यापार से जुड़ी है। भारत के साथ ट्रेड डील पर बात करने के लिए अमेरिकी अधिकारी 16 सितंबर को आ रहे हैं। वाणिज्य मंत्रालय के विशेष सचिव राजेश अग्रवाल ने जानकारी दी। आपको पता ही है कि अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया है, जिसमें 25% रेसिप्रोकल है और 25% रूस से तेल खरीदी पर पेनल्टी के तौर पर। भारत ने इस एक्स्ट्रा 25% को अनुचित कहा है। पहला वाला 25% अगस्त की शुरुआत में लागू हुआ था और आखिरी वाला 25% अगस्त के लास्ट में। इस बीच अमेरिका की तरफ से लगातार आक्रामक बयानबाजी भी रही, जो कई दफे अपमानजनक भी थी।
हाल फिलहाल में ट्रंप के रुख में थोड़ी नरमी भी दिखी। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को अच्छा दोस्त बताया। मोदी ने भी कहा भारत और अमेरिका साथ मिलकर बहुत कुछ हासिल करेंगे और अब ये जानकारी आई है। अमेरिकी टैरिफ से भारत के निर्यात को लगभग 7 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। कई सेक्टर्स में असर दिखने लगा। हालांकि सरकार स्पेशल पैकेज देने पर विचार कर रही। दूसरी तरफ जीएसटी दरें घटाकर भी इस नुकसान की भरपाई घरेलू स्तर पर करने की कोशिश है, पर लोगों की चिंता है कि ऐसा न हो कि जीएसटी की छूट का फायदा कंपनियां तो उठाएं लेकिन ग्राहकों तक ये ना पहुंचे। इन सबसे बेहतर अमेरिका के साथ भी बातचीत चल रही है। ऐसे में ये मुलाकात अहम हो सकती है। आज का ललन टॉप शो यही समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।